हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग रोटर सर्किट में करंट और रोटर के सर्किट डायग्राम की बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और एक भी पार्ट मिस नहीं कीजिए, ताकि आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अरे आपका सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो रोटर सर्किट में करंट कैलकुलेट करेंगे, वो जो है रोटर सर्किट में जो करंट होता है वो दो कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन में और एक रनिंग कंडीशन में। डैट मीन्स रोटर सर्किट में जो स्टैंड स्टिल कंडीशन में करंट जो होगा कुछ और होगा और रनिंग कंडीशन के दौरान रोटर सर्किट में करंट कुछ और होगा। आप लोग बेसिक से डैट मीन्स पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी सर्किट में अगर करंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग को एक इंड्यूस ईएमएफ या फिर वोल्टेज या और दूसरा इम्पीडेंस या फिर रेसिस्टेंस हम लोग को पता होनी चाहिए। तब भी हम क्या करते हैं, उस सर्किट का रेसिस्टेंस ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे रोटर सर्किट में अगर हमको करंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान हमको इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पता होनी चाहिए और इम्पीडेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम लोग को जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर सर्किट में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो E2 होगा और रनिंग कंडीशन के दौरान जो होगा वो जो होगा S इंटू E2 होगा। दैट मीन्स रनिंग कंडीशन के दौरान रोटर सर्किट में जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगा वो S इंटू E2 होगा और स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान क्या होगा, E2 होगा। आप लोग यहाँ पे देखिए कि स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगा, E2। और यहाँ पे हम लोग पिछले लेक्चर में इम्पीडेंस कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि उसका मैग्नीट्यूड कितना था, √R2 का स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि I2 बराबर क्या हो जाएगा कि E2 बटा Z2। तो E2 बराबर देखिए सिंपली E2 है और Z2 बराबर क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका क्या है, √R2 का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। आप लोग यह जो है I2 की वैल्यू यह देगा। डैट मीन्स रोटर सर्किट में स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो है करंट की वैल्यू क्या होगा, E2 बटा √R2 का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर होगा। तो यही वैल्यू जो देगा वो करंट की वैल्यू देगा स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान। तो हम अब देखिए हम लोग जो है सेकंड में डैट मीन्स रनिंग कंडीशन के दौरान देखते हैं कि उस रोटर सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगा। तो रोटर रनिंग कंडीशन के दौरान जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो होगा रोटर सर्किट में वो क्या होगा, S इंटू E2 होगा और जो इम्पीडेंस की वैल्यू जो होगा उसको √R2 के होल स्क्वायर प्लस X इंटू X2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर करंट अगर निकाले रोटर सर्किट में तो क्या हो जाएगा, E2 डैश बटा Z2 डैश। तो E2 डैश को क्या लिख सकते हैं, S इंटू E2 लिख सकते हैं और Z2 डैश को क्या लिख सकते हैं, ये वाला देखिए लिख सकते हैं इसको, तो √R2 का होल स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू देगा वो रोटर सर्किट में रनिंग कंडीशन के दौरान जो है करंट की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये हमारा करंट की हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान और रनिंग कंडीशन के दौरान। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या है मेरा सेकंड टॉपिक, कि रोटर में सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि हम लोग रोटर सर्किट में प्रत्येक जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को कैलकुलेट कर चुके हैं। जैसे में क्या है कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, रेसिस्टेंस हम लोग की भी पता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी पता है और इम्पीडेंस भी कैलकुलेट कर चुके हैं और करंट भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो है सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को एक सर्किट डायग्राम के थ्रू क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो उसका भी जो है सर्किट डायग्राम भी रिप्रेजेंट करेंगे रोटर का, वो भी दो कंडीशन में होगा। एक जो होगा स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान सर्किट डायग्राम कुछ और होगा और रनिंग कंडीशन के दौरान सर्किट डायग्राम कुछ और होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो है सर्किट डायग्राम क्या बनता है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा, E2 होगा और रेसिस्टेंस तो हमारा रनिंग कंडीशन और स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होगा, फिक्स होगा, डेट मीन्स R2 होगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान क्या होगा, X2 होगा और इम्पीडेंस क्या होगा, R2 प्लस X2 होगा और करंट क्या होगा, I2। तो चलिए हम लोग सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या है कि देखिए E2 है, तो E2 है तो इसको E2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर E2 की सप्लाई यहाँ पर, डेट मीन्स यहाँ से सप्लाई वोल्टेज आई। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है R2, तो R2 मेरा क्या है, फिक्स है, तो इसको R2 सर्किट में R2 लगा दिए। और उसके बाद क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग लगा दिए J इंटू X2। और उसके बाद ये दोनों को मिला के हमको क्या देगा, इम्पीडेंस देगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कोई पर्सनल। और यहाँ पे देखिए मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो यही होगा सर्किट डायग्राम होगा रोटर के स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान, जहाँ से क्या होगा कि अगर इस
E2 सप्लाई दे रहे हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट हमारा निकलेगा जो कि क्या होगा I2 होगा। लेकिन यह मुख्य बात यह है कि यह जो सर्किट डायग्राम स्टेनलेस स्टील कंडीशन में बनाया है वह E2 सप्लाई पे बनाया है। तो E2 सप्लाई जो होगा वो क्या होगा, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। इसीलिए इस सर्किट डायग्राम को बोलते हैं कि जो है एफ फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन सर्किट डायग्राम है। सो हम लोग यह बोल सकते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो हम लोग सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं वो एफ फ्रीक्वेंसी पे रिप्रेजेंट करते हैं, डेट में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक नहीं, सेकंड कंडीशन, डेट मीन्स रनिंग कंडीशन के दौरान देखते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। तो सर्किट डायग्राम देखिए उस टाइम जो होगा इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगा, E2 डैश डैट मीन्स एस इंटू ई टू होगा, एस इंटू ई टू होगा। और रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 होगा, डैट मीन्स रेसिस्टेंस तो फिक्स है मेरा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, X2 डैश बराबर एस इंटू X2 होगा। और इम्पीडांस क्या होगा, R2 प्लस जे एस इंटू X2 होगा। और करंट क्या होगा, I2 डैश होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका देखते हैं सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले क्या मेरा सप्लाई चाहिए, तो E2 डैश चाहिए। E2 डैश यहाँ पे हम क्या कर दिए, E2 डैश लगा दिए। E2 डैश की वैल्यू कितना है, S इंटू E2। इसका सप्लाई की वैल्यू कितना है, S इंटू E2। अब आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है, E2 वोल्टेज में इंड्यूस ईएमएफ में क्या लगा हुआ है, S लगा हुआ है। S क्या है, यहाँ पे स्लिप है। सो स्लिप की वैल्यू क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे जैसे रोटर का स्पीड बढ़ेगा तो वैसे वैसे स्लिप की वैल्यू घटता है, आप लोग जानते हैं। सो यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई जो हो गया वो कौन सा सप्लाई हो गया, डेट मीन्स वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई इसको हम लोग बोलेंगे। और इसका जो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो आप लोग देखिए कि एस इंटू ई टू क्या था, इस जो है इंड्यूस ईएमएफ जो है रोटर में फ्रीक्वेंसी था, डेट मीन्स रोटर में ईएमएफ जो होगा वो रनिंग कंडीशन के दौरान जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता था, एफआर होता था। डेट मीन्स रोटर का जो फ्रीक्वेंसी पर ये वर्क करेगा। और सेकंड देखिए इसका रेसिस्टेंस R2 है, तो R2 इसमें लगा दिए हैं। और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, एस इंटू एस इंटू X2 है। लेकिन इसके साथ भी देखिए कि X2 के साथ क्या लगा हुआ है, S लगा हुआ है। तो S क्या है कि आपका वेरिएबल है, इसीलिए यह जो होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगा, क्या होगा, वेरिएबल इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। इसीलिए इसको क्या कर दिए, टैपिंग से रिप्रेजेंट कर दिए कि ये हमेशा चेंज करते रहेगा, ये जो आपका टैपिंग भी चेंज करते रहेगा। और यहाँ से आपका सर्किट कंप्लीट होगा। यह आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, निगेटिव टर्मिनल होगा, यहाँ से करंट निकलेगा क्या, I2 डैश निकलेगा। ये हमारा बन गया सर्किट डायग्राम किसका, रनिंग कंडीशन के सर्किट डायग्राम रनिंग कंडीशन पे सर्किट डायग्राम बन गया रोटर सर्किट का, ठीक है। और यह सर्किट डायग्राम को हम लोग बोलेंगे कि किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, एफआर फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, डेट मीन्स रोटर के फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है। लेकिन आप लोग खुद समझिए कि एक जो है स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर जो है मेरा वर्क कर रहा है सर्किट डायग्राम, और जो है रनिंग कंडीशन जो है वो एफआर फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है। लेकिन आप लोग समझिए कि अगर रोटर के अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम लोग को बनाना हो तो कब बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तब बनेगा। बट यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम करना होगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उस रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रा कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को ड्रा करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रनिंग कंडीशन में जो हमारा जो आया है रनिंग कंडीशन में जो रोटर सर्किट के जो हम लोग डायग्राम बनाए हैं इसको मॉडिफाइड करते हैं। तो उसी को बोलते हैं क्या, मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम ऑफ रोटर, मतलब कि रोटर के जो है मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम है। तो मॉडिफाइड सर्किट दौरान उस टाइम जो है इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, E2 डैश ही होगा, तो एस इंटू E2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो करंट हमारा क्या होगा कि देखिए करंट बराबर क्या होता था, E2 डैश बटा Z2 डैश। तो E2 डैश की वैल्यू क्या था, S इंटू E2, और Z2 डैश की वैल्यू क्या था, अंडर रूट R2 के होल स्क्वायर प्लस S इंटू X2 के होल स्क्वायर था। तो ये S इंटू E2 के S इंटू E2 लिख दिए। और इसको देखिए क्या किए हैं, इसको तो वह लिख दिए अंडर रूट R2 का होल स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर, और S से मल्टीप्लाई किए हैं और S से डिवाइड किए हैं, जो कि दोनों कैंसिल आउट होकर के मेरा रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये S से S कैंसिल हो जाएगा, और मेरा क्या बचेगा ऊपर में, देखिए कि ऊपर क्या बचेगा, देखिए E2 बचेगा। और इसको S के क्या कर दिए, इसके नीचे लेके चला सकते हैं, देखिए इसको नीचे लेके चलाया है, E2 तो E2 रह गया। और ये देखिए इसका क्या है कि ये तो पूरा वैसा इस वैल्यू क्या है, सेम है वैल्यू, और यहाँ बटा में क्या कर दिए, S कर दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए क्या देगा, E2 और बटा, इसको देखिए आप लोग इसको अंदर ले जाइएगा, डेट मीन्स रूट के अंदर ले जाइएगा, तो ये X2 बटा में हो जाएगा, X2 हो जाएगा। उसे किया यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्या हो गया, X2 हो गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट R2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, और इसका क्या हो जाएगा, x इंटू X2 के होल स्क्वायर और बटा
एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे तो फाइनली मेरा क्या आया कि देखिए E2 बटा अंडर रूट R2 बाई एस का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर आया। तो इस टाइम देखिए कि पिछला बार क्या था कि यहाँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी में E2 जो सप्लाई था उसके साथ S लगा हुआ था, लेकिन इस टाइम जो मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम में क्या आया है कि S नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर इसका डायग्राम बनाए, मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम बनाए, तो देखिए E2 में क्या है, S नहीं है, डेट मीन्स केवल E2 है। तो E2 जो आप लोग जानते थे कि क्या था कि EF सप्लाई, डेट मीन्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता था। और यहाँ पे देखिए क्या है कि X2 के साथ भी क्या है कि S नहीं लगा हुआ है, डेट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस में यहाँ पे क्या है, वैरी नहीं कर रहा है। अब दूसरा बात क्या है कि इस टाइम S कहाँ आ गया है, R2 के साथ आ गया है, डेट मीन्स रेसिस्टेंस के साथ आ गया है। तो अभी क्या कर दिए हैं, R2 की क्या कर दिए हैं, वेरिएबल बना दिए हैं। और तो इसका सर्किट डायग्राम देखिए फाइनली क्या बन गया कि ये क्या हो गया, E2 हो गया, और यहाँ पे X2 लगा दिए हैं, और यहाँ पे R2 के साथ क्या S लगा हुआ है, डेट मीन्स इसको क्या कर दिए, टैपिंग कर दिए हैं। और जैसे R2 की वैल्यू चेंज करेगा उसके अनुसार क्या होगा, ये शिफ्ट होगा। तो यहाँ क्या इस जो सर्किट डायग्राम मेरा बन गया फाइनली, उसको क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम एट एफ फ्रीक्वेंसी। एफ क्या था, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर था, डेट मीन्स यहाँ पे केवल आया है E2 आया है। देखिए यहाँ पे क्या है, E2 है, एस इसके साथ नहीं है। सो यहाँ पे जो है एफ फ्रीक्वेंसी पे यह जो है सप्लाई वर्क करेगा, किस फ्रीक्वेंसी पे, एफ फ्रीक्वेंसी पे। सो आप लोग देखिए हम लोग क्या बोले थे, स्टैंड स्टिल कंडीशन के दौरान भी एफ फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा था, और रनिंग कंडीशन के जब मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम बनाया तो उसका भी किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, एफ ही फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है। जब सेम फ्रीक्वेंसी हो गया तो इसका क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम बना सकते हैं। सो इसको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के लिए क्या किए हैं, मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, ड्रा किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और देख लेते हैं, कुछ मेन टॉपिक को। कहता है यहाँ पे कुछ पीजी हम लोग को पढ़ना रहता है। पीजी क्या होता है, पावर एट रोटर सर्किट। रोटर सर्किट में जो पावर होगा, डेट मीन्स जो है स्टार्टर से रोटर के पास जस्ट जगह पावर ट्रांसफर हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीजी बोलते हैं। और पीजी क्या होता है कि एयर गैप पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीजी को एयर गैप पावर बोलते हैं। एयर गैप पावर क्या होता है, क्या बोलें कि स्टार्टर से जो रोटर के पास जस्ट पावर ट्रांसफर होगा उस टाइम के पावर को हम क्या बोलेंगे, एयर गैप पावर बोलेंगे। और एयर गैप पावर बराबर क्या होता है कि I2 डैश का होल स्क्वायर I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 बटा एस होता है। आप खुद जानिए कि उस जो है उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, उस क्या होगा, रोटर सर्किट का अपना एक रेसिस्टेंस होगा, उसके कारण क्या होगा, कॉपर लॉसेस होगा। क्या होगा, कॉपर लॉसेस होगा, किसके कारण, रोटर रेसिस्टेंस के कारण। और वह कॉपर लॉसेस कितना होगा, I2 के होल स्क्वायर, I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 होगा, जिसको क्या बोल रहे थे, कॉपर लॉसेस बोल रहे थे, ठीक है। तो इसका अब फिर से अगर एक डायग्राम बनाए तो इसके अनुसार क्या होगा कि E2 तो मेरा था, E2 था, इसके अनुसार देखिए E2 यहाँ पे था तो E2 यहाँ पे भी बना दिए हैं। और इसके बाद साथ क्या था, X2 देखिए यहाँ पर बनाए X2, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था, मेरा X2 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R2 है बनाए एक्स्ट्रा, और यह R2 का, यह जो है रोटर सर्किट का ये एक्चुअल R2 है। इसी कारण क्या होगा, कॉपर लॉसेस होगा, इसी कारण क्या होगा, कॉपर लॉसेस होगा। तो इसको हम R2 बना दिए हैं। और ये जो R2 होगा वो क्या होगा कि वेरिएबल R2 होगा, डेट मीन्स इसका वैल्यू होगा R2 इंटू 1/s माइनस 1 होगा। ये देखिए कहाँ से आया कि अगर पहले क्या था, I2 बटा एस था, देखिए यहाँ पे क्या था कि R2 बटा एस था, और इसको क्या कर दिए हैं, R2 को हम बाहर निकाल दिए, डेट मीन्स इसको अलग से रिप्रेजेंट किए हैं तो बाहर निकाल दिए हैं इसको। तो I2 घटाएंगे तो R2 के अगर कॉमन लेंगे तो 1/s माइनस 1 बचेगा। तो इसका देखिए वेरिएबल रेसिस्टेंस का यहाँ पर क्या बचेगा, R2 इंटू 1 माइनस s माइनस 1 बचेगा, 1/s माइनस 1 बचेगा। अगर ये रेसिस्टेंस को अगर ऐड कर दे तो फिर से कौन सा रेसिस्टेंस मिल जाएगा, मेरा यही रेसिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा देखिए कि अगर जो पावर अगर पीजी पहुँच रहा था, हम पीजी क्या बोले कि I2 का होल स्क्वायर इंटू R2 और बाई एस था। लेकिन अब हम लोग के देखिए कि पीजी में से अगर कॉपर लॉसेस को अगर लेकिन अब देखिए आउटपुट पे कितना पावर मिलेगा, डेट मीन्स मैकेनिकल पावर कितना मिलेगा। तो रोटर के पास जितना पावर ट्रांसफ़र हुआ और उसमें जो लॉसेस हुआ उसके अगर लॉसेस को घटा देंगे तो जो मेरा आउटपुट में पावर मिला, डेट मीन्स मैकेनिकल पावर मिल जाएगा। तो पीजी में से पीसीयू निकाल देंगे, डेट मीन्स जो है एयर गैप पावर में से अगर कॉपर लॉसेस को अगर घटा देंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल पावर मिल जाएगा। तो पीजी की वैल्यू क्या था, देखिए यहाँ पे पीजी की वैल्यू क्या बताएं, I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 बटा एस बताएं। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 बटा R2 का होल स्क्वायर और बाई एस बताएं। और माइनस पी कॉपर लॉसेस क्या था, देखिए आपका कॉपर लॉसेस I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 था। तो इसका वैल्यू क्या पुट किए यहाँ पे, I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 था। अब जब यहाँ पे देखिए क्या कर दिए हैं, I2 डैश का होल स्क्वायर इसमें भी है, I2 डैश का होल स्क्वायर इसमें भी है, और R2 इसमें भी है। सॉरी यहाँ पे देखिए R2 होना चाहिए, R2, हाँ R2 यहाँ पर भी है और R2 यहाँ पर भी है।
R2 होगा, R2 होगा, तो R2 को क्या कर दिए, कॉमन ले लिए, I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 क्या कर दिए, कॉमन ले लिए, तो आपका क्या बचेगा, 1/s माइनस 1 बचेगा। और यही जो होगा मेरा क्या होगा, मैकेनिकल पावर होगा। डेट मीन्स अगर मैकेनिकल पावर अगर पूछे कि उस रोटर से मैकेनिकल पावर कितना मिलेगा हमको, तो I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 और इंटू 1/s माइनस 1 मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब